नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लालू प्रसाद यादव को आज डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले मामले में सजा सुनाई गई। सीबीआई की खुसूसी कोर्ट ने उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। बाद अज़ां लालू प्रसाद के वकील ने मीडिया को बताया कि जमानत के लिए जल्द ही अर्जी दाखिल की जाएगी। जब तक जमानत नहीं मिल जाती उस वक्त तक लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि डोरंडा खजाने में हुए चारा घोटाले का मामला चारा घोटालों में सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को अहम साजिशी बताया गया। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वजीर मालियात वजीर आला थे तो उनकी नाक के नीचे सब कुछ हुआ, यानी ये सब उनके इल्म में था। इससे कबल लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े 4 मामलों में कसूरवार ठहराया जा चुका है। इन मामलों में फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर है। उनमें भी उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। ज़ैली अदालत या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी। बाद में हाई कोर्ट में कुछ सजा काटने और सेहत के इश्यूज की दलील दी गई, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी। कर्नाटका के शिवमोगा जिले में इतवार की रात करीब 9 बजे बजरंग दल के कारकुन का चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। मारे गए नौजवान की पहचान 26 साल के हर्षा के तौर पर हुई। इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत के वजीर दाखिला आराग ज्ञानेंद्र ने बताया कि मुलजिमीन मकामी ही हैं। वहीं हर्षा की लाश को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सिक्योरिटी के बीच घर पहुंचाया गया। सिक्योरिटी के चलते शहर में सेक्शन 144 लागू किया गया। कर्नाटक के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पिछले हफ्ते जब हिजाब तनाज़ा शुरू हुआ था तब उन्होंने पहले ही ऐसा कुछ होने का अंदेशा जाहिर किया था। अब एक लड़के की मौत हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी अब खुश हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने रियासत के अमन को भंग कर दिया है। वहीं कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। पुलिस को सबूत मिले हैं और इस वाक़े में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। वहीं कर्नाटक में बजरंग दल के रुकन हर्षा के कत्ल के बाद शिवमोगा में एक मखसूस तबके के दुकानों पर हमला किया गया। यहां भीड़ ने दुकानों पर पथराव किया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। वारदात के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है। So there was 144 section which was being imposed across the district. There were provisions order people not to surpass, but still when the supporter the hospital school, but the security was deployed, enough security as well as rapid action force, but still these supporters were outnumbered by these police were outnumbered by the ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಘಟನೆ ಇದರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 4-5 ಜನ ಯುವಕರ ಗುಂಪಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ DC ಅವರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಹರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. According to Sir, but Ishwarappa says you instigated. I demand the Home Minister's resignation because he's from Shimoga. Sir, they blamed your party and they said Congress is instigating all these things. Don't make political statement. Sir,
See, they are not secured. How do they say that the Congress party or some other organization is involved in that? First, it is a failure of the police, it is a failure of the government. Let them secure the accused persons first. Let them investigate. If the evidence is available, that particular person or persons are responsible for the murder. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े का मुआयना किया। उनके साथ उनकी अहलिया के अलावा हिंदुस्तानी बहरिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रामनाथ कोविंद ने 60 जहाजों और आबदूजों के अलावा तैयारों पर मुश्तमिल बहरिया के बेड़े का तफसीली मुआयना किया। बहरिया के बेड़े का 12वां मुआयना अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क भर में आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। देसी साख्ता INS सुमित्रा जहाज ने बहरी बेड़े के मुआयने की क़यादत की। रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी के बाद सदर जमहूरिया INS सुमित्रा में सवार हुए और विशाखापट्टनम के साहिल पर इस बहरी बेड़े का मुआयना किया। Also served as a cadet training ship of the 1st training squadron based at Kochi. INS Sujata is commanded by Commander Randeep Ghosh. As we celebrate these India's maritime might, and now INS Kamrota with pennant number Papa 28. It's the anti-submarine warfare corvette and has not only been made in India, that's one of the most significant features, made in India, INS Kamrota. It has also been designed by naval designers. INS Kamrota, on your screens, viewers, is commanded by Commander Kapil Mohan Sati. INS Kamorta नौसेना डिजाइनरों द्वारा डिजाइन किया गया आत्मनिर्भर भारत की पताका लहराता INS कमोर्ता पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट न केवल भारत में बनाया गया है बल्कि डिजाइन भी किया गया। और तस्वीरें सीधे आप INS कमोर्ता से देख रहे हैं, जहां पे हमारे कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। INS कमोर्ता के कमान अधिकारी हैं कमांडर कपिल मोहन सती। राष्ट्रपति महोदय ने स्मार्ट सैल्यूट का जवाब दिया और INS कमोर्ता पेनेट नंबर पापा 28। खास बात यह है कि पनडुब्बी रोधी ऑपरेशनों में आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75वें सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष के बाद नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की मुनासिब तालीमी नशोनुमा के लिए दर्स व तदरीस मादरी जबान में होनी चाहिए। पीर को मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर जारी एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि मादरी जबानें ख्यालात और रिवायात की तश्कील करती हैं जो हमें सकाफती और समाजी विरसे से जोड़ती हैं। अपनी मादरी जबानों के इस्तेमाल में फ़ख्र महसूस करें, अपने इस अजीम विरसे को आने वाली नस्लों तक भी पहुँचाएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में ऐलान करदा नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी मुल्क में यूनिवर्सिटियों में सीटों की कमी के मसले को पूरी तरह से हल कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत तालीम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और डिजिटल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टेक होल्डर से प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की अपील की। मोदी ने बजट 2022-23 में तालीम और हुनरमंदी के शोबे पर मरकजी बजट के मुस्बित असरात पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए इदारों की तामीर के दौरान बैनुल अक़वामी मियारात को जहन में रखने की जरूरत पर जोर दिया। 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने,
इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है, वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए, इसे भी प्रोत्साहित किया जाए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, इससे लोन लेने वालों की झंझटें कम होंगी। वो बजट के बाद 2 रोजा दौरे पर पीर के रोज मुंबई पहुंची थी। इंडस्ट्री के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में वजीर फाइनेंस ने कहा कि बैंकिंग बिजनेस को आसान बनाना चाहिए ताकि स्टार्टअप्स को आसानी से फंड मिल सके। Context, using this context, I'd like to just for the welfare, I'm sure many of you are seized of this matter. When it comes to indirect taxation related to the GST, it's one thing when you address the issue to me or to any finance minister from states, but Tarun actually captured it. The decision is not made by the central government. The decision is not made by any one state finance minister. It is the GST, which is a fantastic body consisting of all the states and the center. The center is also just a 1/3 participant in it, which has to take a call. But more often, for whatever reason, knowingly or unknowingly, when we try to tarnish the GST for whatever agenda, we are undermining the institution which has been created. लव जिहाद को लेकर उलमाओं ने बड़ा ऐलान किया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मध्य प्रदेश के रियासती सदर काजी सैयद अनस अली नदवी ने कहा है कि लव जिहाद के मामले नहीं होने चाहिए। रियासत भर में निकाह पढ़ाने वाले काजियों को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी गई है। भोपाल में इस पर अमल किया जा रहा है। वहां निकाह के दौरान लड़का लड़की दोनों के माँ बाप की मौजूदगी होती है। मध्य प्रदेश से कुछ शिकायतें आई हैं जिन पर जांच की जा रही है। निकाह पढ़ाने वाले काजियों से अपील की गई है कि इस तरह के निकाह पढ़वाने अगर कोई पढ़वाने आते हैं तो ऐसे निकाह ना पढ़े ताकि मुल्क में अमन बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि 2 अलग मजहब के लोग चोरी छिपे निकाह करवा देते हैं जिस पर बाद में बवाल होता है। काजी अनस ने चिट्ठी में लिखा कि बिना माँ बाप की रजामंदी के और उनकी मौजूदगी के बिना निकाह करवाना मुनासिब नहीं है। जरूरी है कि निकाह करते वक्त जरूरी कागजात जांच परख लें और मुतमईन होने पर ही निकाह करवाया जाए। अब बात इंतखाबात की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के राय दहिंदों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों के तय रियासत की योगी हुकूमत और मरकज की मोदी हुकूमत का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना रहा। सोनिया गांधी ने पीर को वर्चुअल तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने सरसों की कीमत किसानों को नहीं दी और खाद महंगी कर दी। उनको राहत देने के बजाय उसके बरक्स किसानों पर खर्च का बोझ कई गुना बढ़ा दिया गया। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको ना तो फसलों का दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। ठीक यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं,
नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बिठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहनें पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती है, लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुभर कर दिया। बहनों, भाइयों, आपने हाल में ही कोरोना का कठिन समय देखा है। एक तरफ आपको ऑक्सीजन, दवाइयाँ और अस्पताल में बेड नहीं मिले, अपने प्रियजनों को खोया है जिनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी इख्तिदार में वापस आती है तो आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया लोग जेल से बाहर आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जायदाद हासिल करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एसपी का मतलब इससे संपत्ति और पी का मतलब परिवार है। दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है मित्रों, दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है। आज यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प आतंकवाद फैलाने। अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले आजमगढ़ के एक मुबैना दहशतगर्द के वालिद को समाजवादी पार्टी का कायद बताकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव को घेरने में जुटी है। वजीर आजम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और दीगर कायदीन अखिलेश यादव को दहशतगर्दों का हमदर्द बता रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी है खटिया, उनके बयान हो गए हैं घटिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि चुनाव में हार देखकर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो तस्वीर दिखाते फिर रहे हैं वो लोग इलेक्शन हार चुके हैं। पहलवान कौन खिसियाता है जो हारने लगता है। आप बाबा जी की शक्ल देख लीजिए, 12 बज गए कि नहीं। उन्होंने कहा कि अब तो गोरखपुर वाले गाना गाने लगे हैं जब से पैदल पैदल हुए हैं। पहले कहते हैं कि यहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, जनता ने कहां भेज दिया उन्हें। के पक्ष में शतक लगा दिया है। तीसरा चौथा है, जब चरण हो जाएगा तो एक और सेंचुरी लग जाएगी, एक और शतक लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीटें जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई।
कमाल के बीजेपी के लोग। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले के इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस मरहले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लखनऊ के चिन्हट में रोड शो के जरिए घर घर अवामी राब्ता किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के रोड शो को अवाम की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली। जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला उस इलाके से सड़कों पर निकला तो हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। हुजूम ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और उनकी हौसला अफजाई की। कई नौजवानों को टी शर्ट पहने देखा जिस पर प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी हुई थी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने लखनऊ की बख्शी का तालाब असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लल्लन कुमार के लिए वोट मांगे हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाया कि वो मणिपुर के अवाम के तई एहतराम और समझ के साथ नहीं बल्कि एहसास से बर्तरी लेकर यहाँ आते हैं। राहुल गांधी ने आज इम्फाल में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि इसके बरस वो पूरी आजिजी के साथ रियासत की तारीख, सकाफत, जबान और रिवायात को समझने और सीखने आते हैं। उन्होंने कहा कि यही हमारे दरमियान का फर्क है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में बहुत वायदे करते थे, जहां भी जाते थे कहीं कहते थे 2 करोड़ युवाओं को 1 साल में रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे कि किसानों की जिंदगी बदल दूंगा, आमदनी दुगनी कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं, कल आएंगे, तो वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए देने की बात क्यों नहीं करते? दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पीर के रोज लखनऊ पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के लिए कैसरबाग में एक पब्लिक मीटिंग की। केजरीवाल ने इस दौरान आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और शायर कुमार विश्वास का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। अरविंद ने कहा कि बीजेपी ने सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में कोई शायर है जिसने बताया कि केजरीवाल दहशतगर्द है। मोदी जी सारी एजेंसियां हटाइए और उस कवि को रखिए, वो ही बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। 70 साल में सारी पार्टियों की सरकारें आई लेकिन बाबा साहब का सपना किसी ने पूरा नहीं किया। किसी ने गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। हम देंगे गरीबों को अच्छी शिक्षा, हम देंगे दलितों को अच्छी शिक्षा। आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप आके देखो जी एक बार दिल्ली में, मेरे को बिना बताए किसी सरकारी स्कूल में चले जाना, ऐसी फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे। यकीन नहीं होता ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और अभी अभी थोड़े दिन 3-4 दिन पहले मैं 12,000 स्कूलों में, 250 स्कूलों में 12,000 क्लासरूम का उद्घाटन कर, नए क्लासरूम बनवाए हमने। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है, वो चौक वाला ब्लैक बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड है। ऑडिटोरियम है स्कूलों में, लेबोरेटरी है, म्यूजिक क्लास है, स्विमिंग पूल है स्कूलों में। भाई साहब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में ऐसी सुविधा नहीं मिलती जो हमने सरकारी स्कूलों में इधर रखी है दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, मजदूर का। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव के मुंबई दौरे के बाद अब तीसरे फ्रंट यानी थर्ड फ्रंट को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। केसीआर ने इतवार के रोज महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे, एनसीपी सरबराह शरद पवार समेत कई बड़े कायदीन से मुलाकात की थी। हालांकि वो कांग्रेस की एक भी ख्वाहिश से नहीं मिले। इसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि क्या बिना कांग्रेस के थर्ड फ्रंट बनेगा।
इसी का जवाब शिवसेना कायद संजय रावत ने दिया। रावत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब यह बात ममता बनर्जी ने कही थी तब शिवसेना पहली सियासी पार्टी थी जिसने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। रावत ने कहा कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर मुल्क में कोई फ्रंट नहीं बन सकता। अब तक बात ऐसी है कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कही थी तब शिवसेना पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कि हमने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। ये हमने कहा है बार बार। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसी राव साहब महाराष्ट्र में आकर उद्धव ठाकरे साहब से, जो शिवसेना के पार्टी चीफ है, मुख्यमंत्री है, 4-4.5 घंटा वर्षा बंगला जो सीएम हाउस, बहुत लंबी बातचीत हुई। बातचीत में बहुत ही विषय थे, राजनीतिक विषय थे, डेवलपमेंट के विषय थे, देश की आज जो परिस्थिति है उस बारे में चर्चा हुई और दोनों नेताओं की बहुत से विषयों पर सहमति हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव को आप पहचानते हैं, बहुत ही जुझारू नेता है। संघर्ष करके पूरा राजनीतिक जीवन उनका यहाँ तक पहुँच गया है और उसमें वो क्षमता है केसी राव साहब में कि सब। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 27,61,882 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 13,179 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के केसेस का मजमूई आंकड़ा 42,54,64,616 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 59,08,685 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 6,83,41,398 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,492 नए मामले सामने आए, जबकि 37,775 अफराद रिकवर हुए। वहीं 206 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह है कि हफ्ते के मुकाबले इतवार के रोज कोरोना के नए केसेस में 3,081 की कमी देखी गई। वहीं अमवात के मामले में भी 467 की कमी आई है। एक्टिव केसेस में भी 22% की कमी आई। इसी के साथ हिंदुस्तान में रिकवरी रेट 98.28% हो गया है। अब बात क्रिकेट की। साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद होने वाला है। 2021 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री थे। टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। अब पूरी तरह से टीम बदल गई है। रोहित शर्मा के रूप में टीम के पास नया कप्तान और राहुल द्रविड़ नए कोच हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच द्रविड़ ने वर्ल्ड कप में कैसी टीम रहेगी इस बारे में कुछ खुलासे किए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे मैच में मिली जीत के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे और रोहित के साथ सिलेक्टर्स के बीच वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को लेकर तस्वीर बहुत हद तक साफ है। इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी बैलेंस टीम में लाना चाहते हैं। हम इसी के इर्द गिर्द टीम को तैयार कर रहे हैं और खिलाड़ियों के वर्कलोड को बैलेंस कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें ये आसान नहीं है। हम खुद को सिर्फ 15 खिलाड़ियों तक महदूद नहीं करना चाहते। हम खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। हम ये तय करना चाहते हैं कि जब तक हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएं, हमारे कुछ खिलाड़ियों को कम से कम 10, 15, 20 मैचों का एक्सपीरियंस हो जाए। आखिर में बात पुष्पा फिल्म की। साल 2022 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इतवार के रोज मुंबई में मुनक्किद हुआ। इसमें साउथ इंडिया के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं रणवीर सिंह को इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बनी फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। एक्ट्रेस कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राधिका मदान, रवीना टंडन, मनोज बाजपेयी और दीगर एक्टर्स को भी अलग अलग अवार्ड दिए गए।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।